नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया लोक और मैं आपका साथी अतुल कुमार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज की। कहानी शुरू होती है रामायण के उस दृश्य के साथ, जब ऋषि वशिष्ठ ने अपना जैसे ही दंड जमीन के अंदर गाड़ा तो क्षत्रिय वशिष्ठ के सारे अस्त्र और शस्त्र विहीन हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तब एक क्षत्रिय को एक पंडित के शक्ति का पता चलता है कि क्या ताकत होती है एक ऋषि की। आज वैसे ही एक पंडित है, एक वैसे ही और ऋषि रहे जिनका नाम परशुराम है। परशुराम का नाम आप सब जानते हो, जो जब इस पूरे विश्व पर आताताई राजपूतों का और आताताई क्षत्रिय राजाओं का जब अहंकार बढ़ जाता है तो उस ऋषि ने 21 बार उनका घमंड चकनाचूर कर देता है। वही परशुराम जो बड़े बड़े महारथियों के गुरु रहे, आप उनका नाम भी जानते हैं, कर्ण, पितामह और सबसे बड़े गुरु जिनका नाम आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य, उनके भी गुरु रहे। आज उसी महान ऋषि के नाम से आज हमारे यूपी में और पूरे वर्ल्ड में ये संस्था है, और ये संस्था इस परशुराम इंटरनेशनल के नाम से चल रही है, जो ना जाने कितने गरीबों का भला कर रही है और ब्राह्मण समाज को निचले स्तर से उठा करके मेन लाइन स्ट्रीम में ला करके खड़ा कर रही है। उनके कई सारे सवालों को देख रही है, परख रही है और उनकी समस्याओं को भी खत्म कर रही है। आज इसी परशुराम इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ डॉक्टर SR शर्मा जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नया लुक के स्टूडियो में। और हमारा पहला सवाल, ये परशुराम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। परशुराम इंटरनेशनल संगठन ये ब्राह्मण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज को लेके बनाया गया है। ये संगठन जो है ना, गैर राजनीतिक संगठन है। अच्छा। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। इसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग ही इस संगठन का संचालन करते हैं और ब्राह्मण युवकों को आगे बढ़ाने के लिए संगठन कार्य कर रहा है। जैसे बेरोजगार ब्राह्मण युवकों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना और उनको जो है ना आर्थिक सहायता दे के नए नए रोजगार खुलाना, महिलाओं को और युवकों को गांव में लघु उद्योग को बढ़ावा देना और उनकी मदद करना। ठीक है। तो और गरीब कन्याओं की शादियां कराना। अच्छा। और उनको सहयोग करना। तो ये ठीक है, मतलब ये काम आप पूरा इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलेंटियर्स हैं वो ये काम देखते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं दर्शकों की तरफ से, कि जो इसके फंड हैं, तो क्या आप ये इसका फंड गवर्नमेंट फंड करती है आपको, या पब्लिक फंड करती है, या आपके जितने ये लोग इससे जुड़े हुए हैं वही उसमें कुछ चंदा या दान देते हैं, उससे चल रही है ऑर्गेनाइजेशन? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इसमें मदद करते हैं, जो उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, जो उच्च व्यापारी हैं। अच्छा। इसमें हम लोग की सहायता करते हैं और शासन और प्रशासन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना उनसे इस संगठन को कोई मदद मिलती है। अच्छा, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें आप कह रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, तो दूसरा सवाल आपसे इसी बात पे सर, की जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से आपका कोई संबंध नहीं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, इलेक्शन चल रहे हैं जी, लेकिन उसमें जो पंडित समाज है, इस बार योगी जी का जो गवर्नमेंट है, तो पंडित समाज योगी जी से बहुत ज्यादा दुखी है। तो क्या लगता है 2022 के इलेक्शन में आप वापस बसपा के साथ हैं या योगी जी के साथ हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे ब्राह्मणों का कौन सा समुदाय योगी जी से नाराज है, हाँ, मेरे संज्ञान में नहीं है। और ब्राह्मणों का जो समुदाय नाराज है, हाँ, वो आप लोगों के माध्यम से चैनल पे आए, हाँ, और अपने विचार व्यक्त करे। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, योगी जी ने सर्वोच्च पदों पे जो है ना, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DGP को बैठा रखा है। और योगी जी स्वयं ब्रह्म तत्व का पालन करते हैं और कर्म से योगी जी भी ब्राह्मण ही हैं। और उसके बाद अगर ब्राह्मणों, योगी जी के राज में ब्राह्मण नाराज है, तो ये योगी जी के लिए बहुत दुखद सूचना होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो मतलब अच्छा, दूसरा सवाल सर इसमें हमारा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो है ना, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करते हैं। अच्छा, मतलब उसमें जो गरीब बच्चे हैं, क्या वो मतलब उसमें जाति का भी बंटवारा है कि वो? नहीं, उसमें कोई जात का बंटवारा नहीं है। हमारा जो संगठन है
बनाया जरूर, ब्राह्मणों के समाज को लेके बनाया जरूर गया है, लेकिन सब समाज के हित में हमारा संगठन कार्य करता है। इसमें कोई जात वेद का कोई भेदभाव नहीं है। बना जरूर हम लोग का संगठन जो है ब्राह्मण समाज को लेके है, लेकिन जात पात का कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी को शिक्षित करना है, तो सबकी हम लोग मदद करते हैं। जो हम लोग के संज्ञान में आ जाता है, जो हमारे संगठन का जितना हो सकता है उतना कार्य करता है। अच्छा सर, थोड़ा और बताइए दोस्तों कि मतलब अगर इस देश में बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, तो जरा इनको बताइए कि अगर किसी की लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है या किसी की भी मतलब किसी भी गरीब आदमी को अगर किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। जी, हमारे संगठन से संपर्क कर सकता है, हम लोग उसकी अवश्य मदद करेंगे। तो जरा उसको सर थोड़ा डिटेल बताइए कि कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। हम लोग का जो है हमारा मोबाइल नंबर है वो जो है ना, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का वेबसाइट पे परशुराम इंटरनेशनल संगठन है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हर जगह, हर यूपी के हर शहर के अंदर हमारा जो है ना अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है। अच्छा ठीक है। तो सर मतलब इसमें सवाल ये भी है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन से का सदस्यता पाने के लिए क्या ये जरूरी है कि वो आदमी पंडित ही होना चाहिए या किसी भी जात धर्म और हर चीज से विपर वो आकर के आपका सदस्य? इस वक्त तो हम लोग जो संस्था चला रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों की संस्था है, हम लोग इस वक्त ब्राह्मण को ही इस संगठन में पद व मेंबर बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन कार्य हम लोग जो है ना समाज के हर वर्ग का कर रहे हैं। अच्छा, समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो और मतलब सदस्य कोई भी बन सकता है किसी भी जात धर्म का हो? नहीं, अभी देखिए ना, वो तो हम लोग में आए तो उसका वेलकम है, ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग सब समाज से तो जुड़े हुए हैं, सब समाज से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों की संस्था है। मैं भी अभी 1 महीना हुआ इस संस्था में आया हूँ। अच्छा। और 1 महीने से लगातार ब्राह्मणों को संगठित करने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। और इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अब ये भी बताइए, अभी सर आपने अपने लाइन में एक वर्ड यूज करा कि मैं ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मणों को संगठित करने की जरूरत पड़ी? मुझे ऐसा लगा कि जैसे लखनऊ में ही मैंने देखा कि 110 वार्ड है नगर महापालिका में, और 177 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लखनऊ में रहते हैं, और 177 राष्ट्र अध्यक्ष होकर टुकड़ों में सब ब्राह्मण बटा हुआ है। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि ये सब ब्राह्मण एकत्रित होकर एक मंच पर आए, तभी उनको एक शक्ति का, ब्राह्मणों की शक्ति का एहसास होगा, तभी ब्राह्मण के हर कार्य भी होंगे और ब्राह्मण आगे भी बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो सर इसमें एक सवाल और है कि सर आप संगठित तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप जो संगठन बना रहे हैं ये समाज के कल्याण के लिए बना रहे हैं कि ब्राह्मण एक जगह यूनाइट हो जाए ताकि समाज का कल्याण हो, यही है सर। दूसरा सवाल, अभी राम मंदिर बन रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे इसके? और राम मंदिर तो देखिए हमारे हिंदू का आस्था का प्रश्न है, मंदिर बनना ही चाहिए, और मंदिर बनेगा ही, वो मंदिर बड़ा विशाल बनेगा। हम लोग भी चाहते हैं अपनी संगठन के द्वारा एक रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, अयोध्या में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना भी अयोध्या में करेंगे। ठीक है, तो सर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, क्या क्या पढ़ाई लिखाई होंगी सर उसमें? क्या इसमें जो प्राचीन, नहीं, इसमें प्राचीन गुरुकुल, जो प्राचीन गुरुकुल जो पद्धति थी उसका समावेश करके आईटी सेक्टर को इन्वॉल्व करके इनका समावेश करके जो है हम लोग जो है ना मतलब इस शिक्षा को आगे, शिक्षा भी मिले उनको, और जो अपनी पुरानी है उसकी भी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, इस हिसाब से बनाए। जी जी, ठीक है। तो सर मतलब ये जो राम मंदिर के ऊपर जो मैंने अभी सवाल करा, तो राम मंदिर जो बनेगा उससे जो ये अपना जो इस्लामिक ग्रुप है, जो मुस्लिम है, वो नाराज है, नहीं बनना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, इस पे अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो उनके अपने विचार हैं। हम लोग तो उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहता। हिंदू वो क्या करते हैं, मतलब कई सारे पंडित ये भी कह रहे थे, मतलब लोगों को मैंने सुना कि उनको तो जो 5 एकड़ जमीन दी गई है वो भी नहीं देना चाहिए, वो सब अपना ही है। तो इसके अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जो है ना। चलिए ठीक है सर। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप राम जन्मभूमि के ऊपर ये जो दूसरी पार्टी है मुस्लिम, आप उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो सर ये भी है कि कई सारी सरकारें जो हैं ब्राह्मणों से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर?
जिस सरकार का जो रवैया है इन पंडितों के ऊपर, मतलब यूपी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बात सारे हिंदुस्तान की हो रही है कि हर मुल्क में, जैसे अभी सर महाराष्ट्र का केस देखिए, वहां 2 शादियों का जिस तरह से लिंचिंग किया गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरह से खामोश रही उसके ऊपर, तो ये जो पूरी उनके साथ रवैया जो है पंडितों के साथ पूरे देश भर में, ये क्या है, इसके ऊपर क्या आपका कमेंट है? मुझे देखिए पूरे देश का बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं है। हाँ। और मैं थोड़ा सा यूपी के बारे में जानता हूँ कि जैसे कि अभी आपने कहा कि एक वर्ग समुदाय ब्राह्मणों का योगी जी से नाराज है। हाँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो समुदाय आए आप लोगों के माध्यम से चैनल पर और अपनी नाराजगी व्यक्त करे ताकि समाज में संदेश ब्राह्मणों का जाए। अच्छा, क्या संदेश है सर, ये भी जरा बताइए कि ब्राह्मणों का क्या संदेश है समाज को? नहीं, ब्राह्मणों का संदेश जो नाराजगी का संदेश, जो ब्राह्मण नाराज हैं वो नाराजगी का संदेश जो है ना आप लोगों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करें। अच्छा। ताकि सब समाज को मालूम है कि ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि मनुवादी का जो तुहमत है सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर ही नहीं, ब्राह्मण ने तो पूरे समाज के लिए कार्य करा है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा है, उन्हें हमेशा नई रास्ता नई दिशा दिखाया है, हमेशा अंधेरे में एक रोशनी की तरह जलते रहे हैं उनके लिए। खैर ठीक है, सवाल तो सर इसके ऊपर सबसे बड़ा उठेगा जो सर यूपी में जो सर अभी घटना हुई, हम सर फिर थोड़ा राजनीतिक मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। यूपी में जो घटना हुआ विकास दुबे को लेकर के, इतना बड़ा गैंगस्टर नाम दुबे, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में देखिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि विकास दुबे से ब्राह्मण वर्ग ही पीड़ित था। अच्छा। और ब्राह्मण वर्ग ही उनके अगेंस्ट में था। पूरा ब्राह्मण वर्ग उनके? हाँ, पूरा ब्राह्मण वर्ग, अगर आप देखिए तो पूरा ब्राह्मण वर्ग ही वहाँ अगेंस्ट था और ब्राह्मण ही उनके अपोजिट में थे। ब्राह्मण ही उनके अपोजिट में। तो क्या मतलब वो पंडित होते हुए ब्राह्मणों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते थे या उनको मारते पीटते थे? अब देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ जो भी किया वो सब ब्राह्मण ही थे। अच्छा, तो मतलब सर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, आप इस बात की समर्थन करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा हुआ ये गलत हुआ। मैं ना अच्छाई का समर्थन कर रहा हूँ ना बुराई का समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये जरूर थोड़ी जो मेरी जानकारी में था, क्योंकि वहाँ का ब्राह्मण, उस गांव का ब्राह्मण भी उनसे काफी असंतुष्ट था। असंतुष्ट? ठीक बात। तो पंडित जी अब हम अगर दोष की बात करें तो ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ा, अपनी जाति छोड़ी, अपनी टाइटल हटाया नाम के पीछे से, लेकिन आज ये नौबत ये आ गई है, तो ये बताइए वापस से ब्राह्मण समाज आखिर पटरी पे कब आएगा, कैसे आएगा? ब्राह्मण समाज जो है ना अपने एक दूसरे का जो है ना स्वयं घोर विरोधी हो गया है। अच्छा। भाई भाई भी अपने एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। जिस प्रकार से हाथी अपनी जात का साथी नहीं होता है, उस प्रकार से ब्राह्मण भी अपनी जात का कभी भी सहयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए ब्राह्मणों की आज ये स्थिति हो गई है कि ब्राह्मण इस मुकाम पे पहुंच गया है कि ब्राह्मण को आज कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। ब्राह्मण ने अपना कर्म छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपनी जनेऊ उतारी, गायत्री मंत्र से बहुत दूर हो गया, अपने कर्म को नहीं पहचानता। तो ब्राह्मण जब तक अपने पुराने कर्मों पे नहीं आएगा, और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्राह्मण का कर्तव्य है, 10 बजे तक सोता रहता है, राक्षसी प्रवृत्ति का बनता चला जा रहा है, तो ब्राह्मणों को प्रभात सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, मांस मच्छी मदिरा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण मांस मदिरा मछली में भी बहुत लुप्त होता चला जा रहा है। हम तो ये उत्तर प्रदेश में देखते हैं पूरब का सारा ब्राह्मण मांस मदिरा मच्छी खाता है। तो हम लोग तो बहुत सात्विक विचार के हैं, ब्राह्मण को सात्विक विचार का होना चाहिए और सत्य कर्म करने चाहिए, तामसी प्रवृत्ति छोड़ के जो है ना सात्विक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। यही मेरा कहना है ब्राह्मणों से। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, आने वाला समय संगठित हो जाओगे तो आपका समय फिर आएगा, क्योंकि आपने हमेशा दिशा निर्देश दिया है, बड़े बड़े राजाओं को जो है ना दिशा निर्देश दिया है, और जो है ना चाणक्य ऐसा ब्राह्मण भी आप चाणक्य ऐसा ब्राह्मण भी आपके दिशा निर्देश दे के चला गया है। मेरा यही कहना है ब्राह्मण भाइयों से कि अब भी जागृत हो जाओ। ठीक है। तो पंडित जी अभी आपने अपने सर कोट किया कि ब्राह्मण कुत्ता हाथी नहीं जाति के साथी, इसका मतलब यही कहना चाहते हैं
कि ये जो एक पंडितों को एक सूत्र में आखिर बांधा कैसे जाए। देखिए, मैं यहाँ से कुत्ते को हटाता हूँ, हाथी जरूर कहूंगा, क्योंकि कुत्ता कहेंगे तो ब्राह्मण को ये संबोधन अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हाथी तक तो कहावत ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल सर अपने युवाओं के साथ, कि आपके समाज से बहुत सारे यूथ भी जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके सारे बहुत सारे वॉलंटियर काम करते हैं, जो नौजवान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत जोश और खरोश के साथ काम भी करते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत दमदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जन्मी हकीकत में फ्लॉप कर जाते हैं, दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। क्या कराना है इसका? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम तो ये है ना कि यूथ के साथ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अब उसके पास रोजगार है ही नहीं, आय के कोई साधन है नहीं। अगर वो अपने घर से भी निकलता है तो पता लगता है उसकी गाड़ी में पेट्रोल का ही पैसा नहीं है, तो वो कैसे किसी संगठन में जाए और कैसे आगे बढ़े। तो इस वक्त सबसे बड़ी यूथ के साथ समस्या ये है कि उसके पास वो बिल्कुल बेरोजगार होके पड़ा हुआ है। तो मतलब सरकार से आप कुछ कहें कि नौजवानों के लिए कुछ करे, रोजगार की कुछ अवसर मुहैया कराए उनको? सरकार तो देखिए, अब सरकार से क्या कहें, हम लोग तो गैर राजनीतिक संगठन के, हम लोग का संगठन जो है, एक अपील जो है कि ताकि जो युवा आपके साथ जुड़े हैं, खैर हम तो सरकार से अपील जरूर करेंगे कि ये युवाओं के लिए सरकार को जो है ना, कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। जो बेरोजगार युवा है, जो अपने जो है ना अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, ऐसे कुछ जो है ना हमारी सरकार को कार्य करने चाहिए। हमारी सरकार कार्य कर भी रही है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा पंडित जी, अभी जब हमारी आपकी कुछ देर पहले बात हो रही थी, तो ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही राष्ट्रीय लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, तो जरा इनके राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो भी इनके अध्यक्ष हैं, क्या है, कैसे काम करती है, जरा ये भी बताइए अपने दर्शकों को। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस संगठन को शुरू किया, और लेफ्टिनेंट जनरल वत्स साहब हैं, जो इस वक्त राज्यसभा संसद भी हैं हरियाणा से। उनके संरक्षण में ये संगठन शुरू हुआ था, और उन्होंने ही मुझे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, जिसे मैं सुचारू रूप से ब्राह्मणों को संगठित करके कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, आप भी खुश हो रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे। एक कहानी में चलते चलते आपको जरूर बता दूं, कहानी उस चाणक्य की, जब एक अहंकारी राजा जिसका नाम धनानंद था, जब उस धनानंद को इस बात पे अहंकार हो गया कि उसे इस राज्य से कोई नहीं निकाल सकता, तो एक पंडित तक्षशिला विश्वविद्यालय से चलता है और अपनी चोटी खोल देता है। कहता मैं तभी इस चोटी को बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से उतार कर फेंक नहीं देता, और एक साधारण से लड़के को उठा करके और वहां का राजा बना देता है। आप जानते हैं मैं मौर्य समाज की बात कर रहा हूं। खैर, आप भी ये सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, समझते रहिए और नया लोग देखते रहिए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।